स्मोकिंग एक आग है, एक धुआं है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो 5 to 10 सिगरेट्स पर डे ले रहा हो फॉर 3 to 5 years, जिसने इतने सिगरेट्स लिए हों, उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो 60% अफेक्ट हो जाती है, यानी कि अफेक्ट हो जाती है। कब कहा जाता है कि मेल इनफर्टाइल है? इनफर्टिलिटी जो वर्ड है, इसका मतलब ही ये तब होता है कि जब एक साल एक औरत और आदमी साथ रह लिए और एक साल बिना कोई मेथड यूज किए हुए, मतलब वो कुछ रोक नहीं रहे हैं, और लेस देन 35 ईयर्स हैं, स्पेसिफिकली वुमेन 35 से कम है, तो जब इन्होंने एक साल ऐसे रह लिए और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। अगर कोई अपना स्पर्म फ्रीज करा लेता है तो कहीं आगे जाके वो कंसीव कर सकते हैं उससे? आपकी उम्र 50 हो गई, पर अगर आपने 25 में अपने स्पर्म फ्रीज करे हैं तो आपकी स्पर्म की एज 25। बिफोर बिकमिंग अ फादर, उससे पहले क्या ऐसे टेस्ट जो कराने बहुत इंपॉर्टेंट है? कईयों की मोटिलिटी अगर 40% भी मोटाइल है, मतलब बाकी तो मरे हुए हैं, हाँ, अच्छा। बाकी तो हिल नहीं रहे, ठीक है, वो डेड हैं या इमोटाइल हैं, हमें पता नहीं, पर मोटाइल जो है अगर 40% से अबव है तो हमें चलो भाई चल जाएगा काम, है ना। तो हमने नंबर देखा, मोटिलिटी देखी, फिर मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसका लुक कैसा है। अगर खाली 4%, ओनली 4% भी नॉर्मल लुकिंग है, बाकी 96 एबनॉर्मल भी हैं, तो भी कोई बात नहीं। मगर हमारे जो इंडियन मैन है ना, वो सीमेन एनालिसिस ही नहीं कराने को तैयार। तुम जाओ, तुम पहले अपने टेस्ट करा लो, मैं देख लूंगा, मेरा ये है। तो क्या है, उनको इस सीट पर लाना ही बड़ी बात होती है। हाइस पर लैपटॉप रखकर चलाने से भी स्पर्म काउंट लो होता है? टेस्टिस को अगर आपने देखा हो, बाहर स्क्रोटम में लटकाया है टू कीप इट कूल। बॉडी के अंदर हीट है, बॉडी के बाहर उसको कूलर 1 डिग्री नीचे रखना है, इसलिए गॉड हैज मेड कि ये कूलर रहे और बॉडी की हीट से ना, हीट डिस्ट्रॉयज स्पर्म्स। फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करने वाले ऐसे कोई फूड्स हैं हमारे, कोई डाइटरी पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो? वर्स्ट फूड फॉर फर्टिलिटी इज प्रोसेस्ड फूड्स, फैट्स and especially trans fats. अखरोट I would say is one of the super foods for meal. उसमें जिंक है, ओमेगा है। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेरी गुड एक्सरसाइजेस। उसके बाद आ जाइए आप योगा पे। योगा के कुछ आसन जो हैं वो सप्लीमेंट्स कैसे फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं? फर्स्ट चीज, जब हम कोई जिम क्लैड बंदा आता है ना, हमारे पास बोलते हैं तुम क्या ले रहे हो, इंजेक्शन लगवा रहे हो, पहले बंद करो, इसका इफेक्ट उतरने में बहुत टाइम लगता है। टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट खत्म होगा, तब जाके आपकी बॉडी साइकिल नॉर्मल होगी, तब जाके हम इसका कुछ कर पाएंगे, तब टेस्टिस में स्पर्म बनने स्टार्ट होंगे। 40s 50s में जो सेलिब्रिटीज हैं वो कंसीव कर ले रहे हैं। 2 तरीके हैं। फीमेल हेल्थ की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेल हेल्थ कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो आज के हमारे इस फादर्स डे स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे मेल हेल्थ पर, यानी फर्टिलिटी फैक्टर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे मेल फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है। बहुत सारी कॉन्वर्जेशन आज के सेशन में हम करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ स्पेशल पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर रीता बख्शी, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड को फाउंडर ऑफ रीसा IVF भी हैं। तो आज हमने डॉक्टर से बहुत सारी कॉन्वर्जेशन करनी है। डॉक्टर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, कब कहा जाता है कि एक मेल जो है वो इनफर्टाइल है, डाइट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, और फादर बनने से पहले आपको क्या क्या टेस्ट कराने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम डॉक्टर से स्पर्म फ्रीजिंग पे भी बात करेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर रीता, वेलकम टू NBT लाइव। इट्स अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ NBT। प्लेजर डॉक्टर। सो लाइक आई सेड कि आज का जो हमारा एपिसोड है ना, ये फादर्स डे स्पेशल है। सो मतलब हम इसमें मेजरली मेल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, और ये एपिसोड हमारे जितने भी मेल ऑडियंस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है।
सबसे पहले तो डॉक्टर, क्योंकि हम आज इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी कब कहा जाता है एक मेल इनफर्टाइल है, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि कब कहा जाता है कि एक मेल इनफर्टाइल है? वर्षा, देखो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि इनफर्टिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब ही ये तब होता है कि जब 1 साल एक औरत और आदमी साथ रह लिए और 1 साल बिना कोई मेथड यूज किए हुए, मतलब वो कुछ रोक नहीं रहे हैं, और लेस देन 35 ईयर्स हैं, स्पेसिफिकली वुमेन 35 से कम है, तो जब इन्होंने 1 साल ऐसे रह लिए और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं इनफर्टिलिटी है। अब वो मेल के कारण है, फीमेल के कारण है, वी कैन वर्क दैट आउट, बट इनफर्टिलिटी का मतलब ये है, कोई भी चीज मैं बोलूं वर्षा एब्सोल्यूट नहीं होती। हम ये कह दें कि बिल्कुल एब्सोल्यूट कभी नहीं होगा या कभी होगा, ऐसा नहीं है। तो बट इसलिए एक हम लोगों ने ये जो एक लाइन बनाई है कि 1 साल इनफ टाइम होता है जब आप 2 जने साथ रह रहे हैं और फिर भी अगर बच्चा नहीं हो रहा, तो एक इनफर्टिलिटी का वर्ड यूज किया। ओके, सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया आप साथ में रह रहे हैं और आपकी एज भी 35 से कम है और आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू कैन से कि इनफर्टिलिटी है। तो क्या इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं? एकदम अलग है। अच्छा, देखिए, इम्पोर्टेंस है सेक्स, ओके, इनफर्टिलिटी है बच्चा होना। ये 2 चीजें एकदम अलग है। मेरे पास इतने ऐसे कपल्स आते हैं जो सेक्स तो नहीं हो रहा, एंड आई विल टेल यू, इवन डॉक्टर्स, मेरे पास ऐसे 3-4 डॉक्टर कपल्स हैं कि किसी भी कारण, अब वो मैं उनके बारे में बाद में उजागर करूंगी, पर वो लोग सेक्स नहीं कर पा रहे बट बच्चा करना है, तो हम उनका सैंपल लेके, सीमेन लेके हम राइट टाइम पर उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या है ना, पोटेंसी जो है ये है बिकॉज एक मेल के लिए एक्टिव रोल है। अब वो एक्टिव रोल में इरेक्शन है, इजैकुलेशन है, वो सब फंक्शंस हैं, वो अगर डिफेक्टिव है तो उसमें हम वर्ड करते हैं पोटेंसी या इम्पोटेंस। बट इनफर्टाइल होना और इम्पोटेंस होना एक 2 अलग चीजें हैं। तो ये पॉसिबल है कि वो इम्पोटेंट हो बट फर्टाइल हो। अच्छा जी। तो अब क्या है ना कि वो सेक्स तो नहीं कर पा रहा पर सैंपल दे पा रहा है, और अगर नहीं दे पा रहा तो मैं एक नीडल से भी सैंपल निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास उसका जो शुक्राणु है, मेल स्पर्म जो है मेरे पास, वो आना चाहिए। उसको मैं फिर एक वुमेन के अंदर, वो मैं एनेस्थीसिया से डालूं, कैथेटर से डालूं, माइक्रोस्कोप के अंदर डालूं, दैट इज माय जॉब। सो डॉक्टर, ऐसा हो सकता है क्या कि वो इम्पोर्टेंस भी हो और इनफर्टाइल भी हो एट द सेम टाइम? हो सकता है, ये दोनों चीजें भी पॉसिबल है। ये किस केस में ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, ऐसा होता है जब कभी आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ और आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने से जो नर्व सप्लाई कर रही होती है, जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती है मेल ऑर्गन्स को, वो ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो फैक्ट्री है हमारे, जो मेल्स की फैक्ट्री है टेस्टिस, अब वो ही जब डिस्ट्रॉय हो गई तो वो श्रिंक होके वो फिर उसके अंदर शुक्राणु भी नहीं होंगे और जो नर्व्स चाहिए, यू सी, नर्व्स और ब्लड वेसल का खेल है ये जो इरेक्शन और इजैकुलेशन। तो अब जब वो ही नहीं है तो ये एक रिदम है कि शुरू होती है, इरेक्शन होगी, पहले इरेक्शन में ब्लड सारा पेनिस में आ गया, तो वो एक इरेक्शन हुआ, फिर उसको जो एक हमारा जो साइकिल है नर्व्स के संग, फिर वो इजैकुलेट होता है। तो ये सारी जब नर्व सप्लाई कट गई किसी भी रीजन के कारण, तो वो इम्पोर्टेंट भी हो गया और इनफर्टाइल भी हो गया। ओके, मतलब इट इज पॉसिबल कि एक टाइम पे आप इनफर्टाइल भी हो और इम्पोर्टेंस भी हो। ओके, सो डॉक्टर, ये तो हमने समझा इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस में क्या डिफरेंस है और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करें कॉजेस की, क्योंकि आजकल ना हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, स्मोकिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं। तो अगर हम फर्टिलिटी की बात करें या स्पर्म काउंट की बात करें, तो क्या स्मोकिंग की वजह से स्पर्म काउंट लो हो सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ जाए? देखिए, स्मोकिंग एक आग है, एक धुआं है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर आप सोच के देखिए, आप आग ही को अंदर या धुएं को अंदर ले रहे हैं, आपके जो लंग्स हैं उधर से ही धुआं हर ब्लड वेसल में, हर सेल में। और एक चीज़ जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, जो हमारा स्पर्म है उसका एक लिपिड मेम्ब्रेन होता है ऊपर, वो क्या होता है कि ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं, उसको मूवमेंट, उसको आगे जो जाना है, ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही है। तो जो भी सिगरेट पी रहा है या अल्कोहल ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है, जैसे पंजाब में आया था कि बच्चा चलते चलते आपका हर गली नुक्कड़ पे पत्ते उगे हुए हैं,
कोकेन के, marijuana, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये बच्चे मतलब बचपन से बच्चे खा रहे हैं। तो ये जो नशा है, इन सब चीजों से जो हम लोगों के जो गेमीट्स है, देखिए एक बात क्लियर समझ लीजिए कि जो एग है या स्पर्म है, बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। जैसे जब कैंसर की कीमोथेरेपी देते हैं, सबसे पहले जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, वो है एग और स्पर्म। हर रोज बन रहे हैं नए, बाकी हमारी बॉडी बन गई है, मगर जो एग्स और स्पर्म है ये एकदम बनते जा रहे हैं और इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। तो जब हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात, ये सारी चीजें इनके ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। इसलिए सबसे पहले जब भी कोई मेल हमारे पास आता है, हम पूछते हैं कि आपकी क्या स्मोकिंग है और क्या आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आसान नहीं है। पर ये रीजन एक इतना बड़ा है कि वो बंद भी कर देते हैं। तो ये जो मैं चाह रही हूँ कि एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल मेजर करके देख सकते हैं। हमको मालूम है कि भाई अगर हम जब स्पर्म एक क्वालिटी देखते हैं वो पुअर है, तो हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये तो क्वालिटी पुअर है, आपको बंद करना ही पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं इतना हेविली इम्पैक्ट करता है ना कि आप एक पॉइंट पे आके इनफर्टाइल भी हो सकते हो। बिल्कुल हो सकते हैं। तो डॉक्टर कितने चांसेस होते हैं अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति हर दिन स्मोकिंग कंज्यूम करता है, हर दिन स्मोक करता है, तो उसके कितने चांसेस कम हो जाते हैं कंसीव करने के, फर्टाइल होने के? तो ऐसा देखा गया है कि जो 5 to 10 सिगरेट्स पर डे ले रहा हो फॉर 3 to 5 years, जिसने इतने सिगरेट्स लिए हों, उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो 60% अफेक्ट हो जाती है। यानी कि अफेक्ट हो जाती है, यानी कि अब उसका 40% चांस है कि वो फर्टिलाइज कर पाएगा उसका स्पर्म एक नेचुरल एक एग को। आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है उसमें हम स्पर्म को उठा के अंदर घुसाते हैं, बट अगर आप नेचुरली प्रोसेस देखेंगे उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इतनी लो हो जाती है। सो अगर डॉक्टर फॉर एग्जांपल अगर कोई अपना स्पर्म फ्रीज करा लेता है, तो कहीं आगे जाके वो कंसीव कर सकते हैं उससे? देखिए इतनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी है फ्रीजिंग की। आई वुड से कि आज के ज़माने के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ जो निकली है वो फ्रीजिंग है। हम अपनी एज को नहीं रोक पा रहे, पर अगर हम अपनी फर्टिलिटी को, क्लॉक को कहीं रोक पाएं, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो एग हो, तो नथिंग लाइक इट। तो अभी आप यंग हैं, से 24, 25, 26 साल के हैं, और आपको लोग कहते हैं जर्नलिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, और बहुत स्ट्रेस होता है, वो स्मोकिंग और ये ज़्यादा करते हैं। दैट्स व्हाट सम ऑफ देम टेल मी व्हेन दे कम। तो मुझे लगता है कि आप यंग एज में अपने स्पर्म्स फ्रीज कर लीजिए, वो आप मानेंगे बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं। आपकी उम्र 50 हो गई, पर अगर आपने 25 में अपने स्पर्म फ्रीज करे हैं, तो आपकी स्पर्म की एज 25 है। You are as young as 25. So it makes sense. हाँ, ये हम लोग ना कैंसर के लिए तो बहुत प्रमोट करते हैं कि जब भी कोई थेरेपी के, जैसे मैंने कहा कैंसर के ड्रग सबसे जल्दी इसको अफेक्ट करते हैं, तो जब भी कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, टेस्टिस निकालने जा रहा है, मेरा सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बहुत पास में है, जैसे ही सर्जरी होने लगती है तो वो भागे भागे आते हैं कि मैडम हमारी तो कल टेस्टिस निकल जाएगी, तो आप हमारा स्पर्म फ्रीज कर लीजिए। ऐसे ही जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल इतनी खराब है, तो यंग एज में आप अपने स्पर्म्स को फ्रीज कर लीजिए, which will make bigger sense than anything else. And you know ये बड़ा easy, मेल्स के लिए तो बहुत ही इजी है, उनको तो इजैकुलेट करना है, स्पर्म देना है। बाकी विमेन की एक फ्रीजिंग के लिए चलिए एक साइकिल है, बट मैन के लिए तो बहुत ईजी है। तो इनफैक्ट यू नो, आप मानोगे नहीं वर्षा, हम डॉक्टर्स को भी जागरूक कर रहे हैं। यू सी देयर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या सर्जन्स हैं, उनको फर्टिलिटी का दिमाग, उनका अरे कैंसर है चलो निकालो इसको, उनका दिमाग उधर चल रहा है। उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि ये 21-22 साल का लड़का है, इसकी टेस्टिस निकल गई, तो कल जब ये फर्टिलिटी मांगेगा, तो हम उन डॉक्टर्स को भी हम अवेयर कर रहे हैं कि आप पहले करने से पहले प्लीज भेज दीजिए, क्योंकि स्पर्म फ्रीज इज हार्डली एनीथिंग। मतलब जो अभी आपने टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन किया ना, आई थिंक बहुत अमेजिंग है, और जितने भी हमारी ऑडियंस, जितनी स्पेसिफिकली मेल ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी जो फर्टिलिटी को जहाँ उनको लग रहा हो। अच्छा, आपको मानोगे मैंने ऐसे भी केसेस देखे, जैसे आज आए बड़ा लो काउंट है, और फिर मैंने उनको कहा आप फ्रीज करा लो, अरे नहीं मैडम अभी हम साल एक निकल गया, वक्त पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है। 1 साल के बाद आए तो मैंने बोला अरे
अब तो एक भी नहीं है। मैंने आपको कहा था जब आप आए थे लास्ट टाइम 2-3 दिख रहे थे, तो बोले अरे हमने तो सोचा करा लेंगे, और तब तक खत्म ही हो गए। तो इतना इम्पोर्टेंट है। यू सी, आपकी पूरी लेगेसी, आपके बच्चा, आपकी पूरी लाइफ आगे उस चीज पे डिपेंड कर रही है जिसको महफूज रखना आपका कर्तव्य है ना। इट्स योर ड्यूटी कि आप अपनी उस फर्टिलिटी को एक हेल्दी स्पर्म के लिए पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और अगर आप ये सारी चीज़ों में हैं तो जब आपने नहीं शुरू किया हो, माँ बाप कह दें, इनकरेज करें उन्हें, डॉक्टर्स उनको इनकरेज करें कि टू क्रायो प्रिजर्व देयर स्पर्म्स। बिल्कुल डॉक्टर। और ऑल्सो डॉक्टर, क्या इसकी स्पर्म फ्रीज कराने की कोई आइडियल एज भी होती है कि इस एज तक करा लेने चाहिए? देखिए, ऐसे हम लोगों के लिए ऐसे कोई एज नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 15 साल का लड़का, अच्छा, अगर वो कैंसर के लिए जा रहा है तो एंड ही इज एबल टू इजैकुलेट, तो फिर हम उसको उसी एज में, नहीं तो टेस्टिकुलर टिश्यू फ्रीज करते हैं अगर क्योंकि उसके तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। हाँ। ये बस ये सोच के देखिए, तो कैंसर के लिए तो बिल्कुल ही कोई एज नहीं है। बाकियों के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं 21 साल के बाद एक एडल्ट है तो वो वैसे भी कभी भी चाहे तो अपना स्पर्म फ्रीज कर सकता है। इसके लिए कोई कंसेंट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो क्या कुछ ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं बिफोर स्पर्म फ्रीजिंग? जी हाँ, एक जब कपल भी आता है ना तो हम उसको बोलते हैं, अरे एक औरत के लिए तो कितने टेस्ट हैं। आदमी को खाली एक स्पर्म देना है। हाँ। अगर उसका इजैकुलेट में उसने स्पर्म दे दिया और वो बिल्कुल फिट है तो उसका रोल तो खत्म हो जाता है। हाँ, अब अगर हमने जैसे सीमेन एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, हमने उसको कहा करने को, और उस एनालिसिस में हम 3 चीजें बहुत मोटा माटी देखते हैं। नंबर, मोटे नंबर उसका कितने हैं, यानी कि अगर उसके नंबर 5 मिलियन से भी, मिलियन देखिए कितने, एक आदमी के 120 मिलियन एंड मतलब 60-100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, तो अगर उसके 5 मिलियन से भी कम है तो हमको मालूम है ये अब गड़बड़ है। हाँ, अच्छा। तो अब वो गड़बड़ क्यों, फिर उसके बाद हम देखते हैं मोटिलिटी। कईयों की मोटिलिटी अगर 40% भी मोटाइल है, मतलब बाकी तो मरे हुए हैं। हाँ, अच्छा। बाकी तो हिल नहीं रहे, ठीक है, वो डेड हैं या इमोटाइल हैं, हमें पता नहीं, पर मोटाइल जो हैं अगर 40% से अबव है तो हमें चलो भाई चल जाएगा काम, है ना। थर्ड है मॉर्फोलॉजी, मतलब लुक। तो हमने नंबर देखा, मोटिलिटी देखी, फिर मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसका लुक कैसा है। अगर खाली 4%, ओनली 4% भी नॉर्मल लुकिंग है, बाकी 96 एबनॉर्मल भी हैं, तो भी कोई बात नहीं। मगर ज्यादातर लोगों की आप देखेंगे 1%, मतलब 99 ही एबनॉर्मल। कभी हेड में एबनॉर्मेलिटी है, कभी स्पर्म की नेक में है, कभी टेल में है, तो वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक सीमेन एनालिसिस को पहले एक अच्छे से देख लें। इसके बाद अगर सीमेन एनालिसिस के बाद एक अगर उसमें कुछ कमियां दिख रही हैं तो कैरियोटाइप करा ले, एक जेनेटिक टेस्ट करा ले। कितनी बार होता है दिखने में मेल है, कई बार फीमेल टर्न्ड मेल होती है। हाँ। यानी कि आपके पास XO है ना, Y है ना वो है। अच्छा। तो आपको ये नहीं मालूम कि आपको लग रहा है, पर आप अंदर ओवरीज या टेस्टीज, तो बहुत मिक्स टाइप की पिक्चर्स आती हैं। तो ये सब चीजें जब हम टेस्टिंग करेंगे फर्दर तब रिवील होती है। तो जेनेटिक टेस्ट है, फिर एक रूटीन टेस्ट, लिपिड आपकी क्या है, प्रोफाइल क्या है, थायराइड क्या है, जो हमारे नॉर्मल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है आपका। कई बार वो बात नहीं कर रहे होते हैं अपनी पोटेंसी की, बट यू नो जैसे हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें आ जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके सीमेन में 0 है, मैं कहती हूँ 0, एज़ोस्पर्मिया जिसे हम कहते हैं, एज़ोस्पर्मिया जी, मतलब नॉट इवन 1 स्पर्म, ओके, इट इज अ पॉसिबिलिटी। बट इफ आई एग्जामिन, और मैंने एक स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड कराया और मैंने देखा कि उसके टेस्टिस का साइज, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रुकावट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्री में तो बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे। तो वो उसका एक अलग इलाज है, IVF है, ICSI है, और एक है कि बिल्कुल छोटी सी टेस्टिस है, उसमें बन ही नहीं रहे। जब आपकी फैक्ट्री में ही नहीं बन रहे तो बाहर क्या आएंगे। तो ये चीज़ों को डिफरेंशिएट करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड हैं, कुछ हार्मोनल टेस्टिंग है इनके, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, ये सब हम इनका देख लें। कैरियोटाइप, एक जेनेटिक ब्रॉड चेकिंग कर लें, इन्फेक्शंस के लिए देख लें, और फिर इसके ये करें। और एक बड़ा खूबसूरत एक नया टेस्ट आया, DFI। इसको हम कहते हैं, एक वी वांट टू सी द फ्रैक्शनल इंडेक्स ऑफ
इनकी डिस्ट्रक्शन कितनी है। तो अगर उसकी 25% से कम डिस्ट्रॉयड है वो या खराब है, तो हम कहते हैं गुड चांस। 50% के ऊपर अगर उनकी में उसमें इंडेक्स खराबी है तो फिर हम बोलते हैं आईवीएफ में भी प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। तो ये जो टेस्ट आ गए हैं ना, इससे एक पहले ही जैसे आप पूछ रहे हैं कैसे पता चल जाएगा कि भाई हम करें या ना करें, या फिर अपनी लाइफ में क्या चीज ऐसे लाएं जिससे कि हमारे ये करेक्शन हो जाए। सो डॉक्टर, जैसे अभी तो हमने बात की अगर कोई स्पर्म अपने फ्रीज कराना चाहता है उससे पहले क्या टेस्ट कराने चाहिए। अगर हम बात करें किसी को फादर बनना है तो बिफोर बिकमिंग अ फादर उससे पहले क्या ऐसे टेस्ट हैं जो कराने बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या सेम टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं? है तो देखिए, सबसे पहले मैं जैसे बोल रही हूँ कि हमारे जो इंडियन मैन है ना, वो सीमेन एनालिसिस ही नहीं कराने को तैयार। तुम जाओ, तुम पहले अपने टेस्ट करा लो, मैं देख लूंगा, मेरा ये है। तो क्या है, उनको इस सीट पर लाना ही बड़ी बात होती है। उसका जो एक मेल ईगो होता है ना, तो उनको ये नहीं मालूम कि एक औरत की 50 टेस्ट है, इसका खाली एक सीमेन है। अगर वो ठीक आ गया तो फिर हम बोलते हैं चलिए बाकी के फिर लाइफस्टाइल देखेंगे, बट मोटा माटी आपके लिए बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद जैसे जो मैंने अभी टेस्ट बोले, ये सब उसके लिए भी थायराइड है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं उसके, ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस आ जाएगी। ठीक है। इन्फेक्शन का एक बड़ा रोल है कि ज़्यादातर मेल्स में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो वो भी रूल आउट करने ज़रूरी हैं। कल्चर करके देख लें सीमेन को कि उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। HIV, और हम सभी के लिए HIV, हेपेटाइटिस, VDRL, सिफिलिस वगैरह, ये सारे इन्फेक्शन रूल आउट करते हैं। ठीक है। बिफोर वी फ्रीज द स्पर्म। तो ये सारे टेस्ट कराने जरूरी है बिफोर फ्रीजिंग। ओके। सो डॉक्टर, अगर हम जैसे अभी आपने इन्फेक्शन की बात की, किसी को अगर STI बहुत ज्यादा हुआ है किसी मेल को, तो क्या उनके इनफर्टाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? कोई कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। अच्छा। ज्यादातर ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये एब्नॉर्मैलिटीज तो करेंगे पर जो आपके जो जिसको मैंने कहा ब्लॉकेजेस कर देते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके बाद वो फाइब्रोसिस कर देता है। इतने बारीक से हमारे ट्यूब्स हैं, उनको जब वो ब्लॉक कर देता है तो ना तो स्पर्म आएगा, ना आप नेचुरली प्रेग्नेंट होगे। फिर जब आप किसी IVF वालों के पास पहुंचोगे, जब होगा तब जाके आपको समझ में आएगा। एंड सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ये एक अलग स्टोरी हो जाती है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, या तो कॉन्डोम का यूज प्रॉपर करिए, है ना, सो दैट यू डोंट कैरी एन इन्फेक्शन इवन इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स। एंड अगर और फिर रूटीनली अपने टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप एक्टिवली इतने जगहों पे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब अपना चेकअप्स जो स्पेशली इन्फेक्शन प्रोफाइल है, इनको रिपीटेडली कराते रहिए। ओके। सो डॉक्टर, जैसे कोई मेल है और उन्होंने बहुत टाइम से कंसीव करने का वो ट्राई कर रहे हैं, दोनों कपल जो हैं, तो अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो कितने टाइम बाद उनको टेस्ट कराना सही होता है? जैसा मैंने कहा कि एक साल, मैंने कहा जब वो हो गया है तो फिर तो उनको सारे टेस्ट के टाइम आ गया कि वो कराने ही चाहिए। आई डोंट थिंक आज के ज़माने में, देखिए अब वो 21-22 साल में शादी होती नहीं है, तो जब शादियां ही लेट हो रही होती हैं, जब तक ये प्लान हो रहा होता है, ऑलरेडी साल इतने निकल चुके होते हैं कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी टाइम टू वेस्ट दैट। ओके। सो कई बार क्या होता है ना डॉक्टर, कि फैमिली प्रेशर होता है और सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, एक फियर भी रहता है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है, या जो उनका कंसीव करने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा आपको मैं बोलूँ कि मेल्स के लिए, बिकॉज दे हैव एन एक्टिव रोल टू प्ले, नॉट लाइक अ पैसिव वुमेन। तो क्या है, उनके लिए परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्योंकि जब हम डील कर रहे होते हैं, मैं जैसे ही बोल दूं कि भाई तो क्या है, उसका तो ईगो एकदम वो हो गया एक वाइफ के आगे, तो हम लोग बहुत सेंसिटिवली डील करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा। वी डोंट टॉक अबाउट स्पर्म एंड स्पर्म डोनेशन वेरी लाइटली। इसको हम बहुत ही उससे देखते हैं कि देखिए, अब आपने जब सैंपल देना होता है, कई बार हम लोग IVF में एग्स निकाले, हमारे सैंपल देना है, वो इतने परफॉर्मेंस प्रेशर पे है, उसको सैंपल उस समय ही इज नॉट एबल टू, तो वी गिव देम गैजेट्स, वी गिव देम लिटरेचर, वी गिव देम कि जो भी आपको विच विल हेल्प। अदरवाइज परफॉर्मेंस प्रेशर इज अ वेरी वेरी बिग प्रेशर।
तो हम वुमेन को भी टीच करते हैं कि देखिए अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल लाइफ रहे, बच्चा एक तरफ है, सेक्सुअल लाइफ एक तरफ है, तो इट इज इम्पोर्टेंट हम उसको रोज रोज गा के उसको उसके इतना ना, क्योंकि मैं देखिए हम इस फील्ड में हैं, मैं आई एम अ वेरी बिग प्रोटैगनिस्ट कि हम बच्चे को तो एक कर रहे हैं पर हमारी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपकी सेक्सुअल लाइफ तो वही रहनी चाहिए। तो उसको हम कितनी ब्यूटीफुली रिवील भी करें और उसकी तरफ मेहनत भी करें, मगर उसको इतना ऊपर ना बना दें कि वो बंदा कहे आई डोंट इवन वांट, तो आपकी रूटीन लाइफ भी खत्म हो गई। Exactly. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो परफॉर्मेंस प्रेशर इज अ वेरी बिग प्रेशर which is a very mentally you have to deal with it. तो जिन लोगों को डॉक्टर ऐसा होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, उनके लिए क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो वो अगर इम्प्लीमेंट करते तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिलती है इन सारी चीजों में? देखिए ऐसा है कि टैबलेट्स आ गई हैं which will boost, सिल्डेनाफिल आ गई है, आपको पता है कि वियाग्रा के नाम से इतने पॉपुलर हो रहे थे। तो जहाँ पे हमको ऐसा लग रहा होता है वहाँ पे भी एक रेगुलर पिल्स भी आती हैं, नॉट कि वो उसी वक्त आपने खाई एंड इट हैज़ इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। तो हम डॉक्टर के उस पे ही लेने को बोलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको ग्लूकोमा है और प्रॉब्लम्स हैं, तो यू कांट टेक बिकॉज वो ब्लड इतने प्रेशर से आ जाएगा कि यू विल हैव अदर प्रॉब्लम्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के संग लें। और दूसरा ये है कि जो दवाई के साथ साथ जो मैंने जैसे कहा कि जो बाकी की चीज़ें हैं, एक माहौल है, एक आपको, इसलिए हम लोग कहते हैं आप हॉलीडे पे जाओ, अवे फ्रॉम प्रेशर एंड ऑल, तो ओनली देन कैन यू गेट योर, बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं इसमें बोलूँगी स्पेसिफिकली मेल्स के लिए उसको बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली, बहुत सेंसिटिवली डील करनी। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है हम फीमेल्स के बारे में बहुत बात करते हैं, हम उनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये जो मेल वाला पर्सपेक्टिव है वो बहुत पीछे रह जाता है। और जैसे आपने बहुत परफेक्टली कहा कि बहुत सेंसिटिविटी के साथ आपको इन सारी चीज़ों के साथ डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डॉक्टर, अगर हम कॉजेज़ की बात करें, आपने पहले बताए थे कि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल ना कॉर्पोरेट का ज़माना है, लैपटॉप थाइस पे रख के लोग चलाते हैं और गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या थाइस पर लैपटॉप रख कर चलाने से भी स्पर्म काउंट लो होता है? कुछ कनेक्शन है इन सारी चीज़ों का? भगवान ने टेस्टिस को, अगर आपने देखा हो, बाहर स्क्रोटम में लटकाया है टू कीप इट कूल। बॉडी के अंदर हीट है, बॉडी के बाहर उसको कूलर 1 डिग्री नीचे रखना है, इसलिए गॉड हैज मेड कि ये कूलर रहे और बॉडी की हीट से ना, हीट डिस्ट्रॉय स्पर्म्स। जो स्मेल्टिंग हैं, वेल्डर्स हैं, टाइट शॉर्ट्स पहनते हैं, साइकिलिंग में, वह गर्मी जहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी वहाँ पे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे ही लैपटॉप पे आपने जैसे एक तरह के वेव्स कह लो, हीट कह लो, ये सब चीज़ें इनको अफेक्ट करती हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे मैंने कहा बॉक्सर्स नहीं पहने, ये सारा कूल, हाउ टू कीप योर टेस्टिस कूल इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कैसे रख सकते हैं इसके लिए? जैसे मैंने कहा कि आप अपना खुले कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट वगैरह नहीं पहने, अपना लैपटॉप अगर आपको मालूम है तो यू वर्क ऑन कोई भी हीटिंग वाली जो जॉब्स हैं, उधर से आप अपने को हटाइए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बेचारी गरीब जनता है जो काम ही ये कर रही है। जैसे आपको ये फैक्ट समझ आ गया कि गर्मी आपके लिए खराब है, स्पेशली स्पर्म्स के लिए, तो आपको उसको कूल रखने के लिए जो करना है वो आप करेंगे। ओके। सो डॉक्टर, ये तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स पे बात की, हमने कॉजेज को समझ लिया कि इनफर्टिलिटी के क्या मेजर कॉजेज हो सकते हैं। अब अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इरेक्शन के बाद ही इजैकुलेशन है। तो जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा तो आपकी इरेक्शन नहीं होगी, तो आप वो, तो देयर आर लॉट ऑफ और क्योंकि इरेक्शन है ये मानसिक गेम है। इट इज नॉट, बहुत ट्रू बात बोली है डॉक्टर। हाँ, ये फिजिकल गेम नहीं है खाली। आप एक आदमी की हड्डी तोड़ दी आपने और फिर आप बोलेंगे नहीं होगा वो। तो अभी उसको इम्पोर्टेंट है कि एज वी टेल कि एक औरत को पैम्पर करना है, ऐसे एक औरत को एक आदमी को भी पैम्पर करना है। मेरे पास एक ऐसे लोग आते हैं, वो बोलते हैं हमारी गर्लफ्रेंड के संग तो हो जाता है, वाइफ के संग नहीं मैं कर सकता, हो नहीं पाता। तो इसका मतलब उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिचुएशनल है,
इट इज नॉट कि एवरी टाइम इट इज हैपनिंग। तो उनको फिर हम उनकी वाइफ को भी समझाते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं आप अपना रिश्ता सुधारिए पहले, जब रिश्ता सुधरेगा तो ये वाला फैक्ट भी ठीक हो जाएगा। वरना ऐसी क्या बात है कि उधर हो इधर नहीं हो रहा। ऐसे कई लोग सैंपल दे सकते हैं, मतलब इरेक्शन हो रहा है इसको, अगर आप नाइट में डिस्चार्ज देखेंगे, सो दैट मीन्स दे आर नॉर्मल। बट सो दिस ईडी इज अ वेरी रिलेटिव वर्ड कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कब हो रहा है। तो इसके लिए ना एक सेक्सुअल थेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट लंबी बात करके ही समझ पाता है कि हम एक सेकेंड में वाइफ ने बता के बोला कि नहीं हो नहीं रहा, खत्म स्टोरी, ऐसा नहीं है। वी हैव टू टॉक टू हिम, देन देयर आर ड्रग्स टू हेल्प हिम, है ना, वाइब्रेटर्स है, ड्रग्स है, बहुत सारी और चीज़ें इनको हम दे सकते हैं जिससे उनकी हेल्प। सो डॉक्टर, अभी तक तो हमने सारे कॉजेज़ को समझ लिया है और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं जो आपकी फर्टिलिटी, मेल की फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अब डॉक्टर हम ना डाइट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का जड़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डाइट से डायरेक्ट लिंक होता है उसका। तो क्या फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करने वाले ऐसे कोई फूड्स हैं, हमारे कोई डाइटरी पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो और हमें कंसीव करने में जो मेल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो? देखिए, पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि हम लोगों की डाइट हो क्या गई है आजकल, स्पेशली कॉर्पोरेट वाला, बाहर का बर्गर, खाना, पिज्जास, ट्रू, मैदे की नान, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें। Worst food for fertility is processed foods, fats and especially trans fats, जो ये जमा हुआ घी के बर्गर हैं, है ना। आप सुबह के टाइम पे बर्गर खा रहे हैं, तला हुआ बन है मैदे का, उसके अंदर एक आलू की टिक्की है वो भी तली हुई, ये कोई डाइट है? साथ में कोक पी रहे होते हैं, दिस इज आवर डाइट। तो ये जो फैट्स और ये जो फूड्स है ना, ये हमारे अगेन ये सारी हमारी जो एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। देखिए, अगर आप समझे एक स्पर्म के को जो चाहिए, उसके जेनेटिक्स तो उसके हेड में है, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके जो मिड नेक में है, और उसकी जो टेल है, एक नेचुरल, हमें भी नेचुरल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, उसका जो स्पर्म है, मिलियंस ऑफ स्पर्म डंग 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 करके पहुंच जाने चाहिए जहाँ पे एग है ना। मगर अगर उसकी मोटिलिटी ही नहीं है, उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया वही डिस्ट्रॉय हो गए, वो वहीं पे घूम घूम के वो वहाँ पे पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये हमारे जो वर्स्ट फूड्स है, ये है, यानी कि आप शुगर्स, आपको अपना वेट कंट्रोल रखना है, बीएमआई जो है आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रखें, नहीं तो ये जो सारा कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ये जो है ना, ये तो हमें डिस्ट्रॉय करते हैं। अब मैं आपको जो बोलूँ, एक्चुअली ये तो चलिए बना हुआ खाना है, हम बात करते हैं जो हम कहीं नहीं, जिसमें आपका और मेरा या उनका कंट्रोल नहीं है, वो है पेस्टिसाइड्स। खाने के अंदर आपने जो जहर तो भर दिया बीज में। पहले जो हमारा मटर होता था, बैंगन होता था, छीलो, उसके अंदर कीड़े होते थे, सच में। आज आपको याद है कि कहीं कोई आपने गोभी में कीड़ा देखा हो, मटर में देखा हो, बैंगन, कहीं नहीं। तो क्या हो गया उन कीड़ों को? क्योंकि आपने जो जहर है वो बीज में डाल दिया। हम उगा जहर रहे हैं, हम बोझ, और हम खा भी रहे हैं। तो हमारे उस पर तो मैं कह रही हूँ हम लोगों का कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि आप कितने लोग ऑर्गेनिक फूड अपना उगा लेंगे, कितनी सब्जी उगा लेंगे कि अपने हिसाब से कर पाए, वो भी उसको वो बीज मिल जाए पहले। तो ये तो हुई, चलिए। पर अब क्या मैं बोल रही हूँ कि जो बना बनाया फूड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बोलूँगी कि हम अपने को खाने में क्या खाएं, हमको हरी सब्जियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अपनी डाइट में, बिकॉज दे आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो सुबह के टाइम पर अगर आपने चिया सीड्स ले ली, अगर आपने एवोकाडो, पीपल, आई एम नॉट सेइंग, मगर अगर आपने नट्स ले लिए, बादाम ले लिए, अखरोट आई वुड से इज वन ऑफ द सुपर फूड्स फॉर मील, उसमें जिंक है, ओमेगा है। तो आप अगर ये वाले आप अपने कम से कम नट सीड्स, और आप अपने क्या कहते हैं, शुगर्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए, और साथ में अगर आप ये सुपर फूड्स जो थोड़े हैं वो अगर आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर लें, तो आपका बहुत हद तक ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर अपना जोर दीजिए। देखिए अभी क्या हो गया ना, हम लोग सब मैदे के ऊपर बहुत जोर है, हम लोगों का फ्राइड फूड के ऊपर बहुत जोर है। इन सब से हटकर जब हम इस तरह की डाइट पे आ जाएंगे ना, मेरे को मालूम है, एक पेशेंट मेरी अपनी थी जो उसको हमने 2-3 IVF उसके फेल हो गए, उसने अपने को बिल्कुल बदला जाके,
मतलब बिल्कुल बदला, मतलब उसने 100% स्टॉप कर दिया। बाहर का कुछ खाऊंगी नहीं मैं, घर में बिल्कुल है, एंड शी बिकेम नेचुरली प्रेग्नेंट। वाओ। तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है डाइट की, ओनली वी कैन अंडरस्टैंड जब हम लोग ये रोज देख रहे होते हैं। डाइट के संग जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सरसाइज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम कहते हैं कि कम से कम आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करनी जरूरी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी? हाँ, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं? वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेरी गुड एक्सरसाइजेस। उसके बाद आ जाइए आप योगा पे। योगा के कुछ आसन जो हैं वो जैसे रिवर्स आप वॉल के अगेंस्ट खड़े हो पाए, आपका ब्लड सप्लाई, हम जा रहे हैं पेल्विस के ऊपर, जितने भी पश्चिमोत्तान आसन हैं, जितने भी हम योगासन जिनसे हम ब्लड सप्लाई अपने पेल्विस को बढ़ा सकते हैं, वो वाले सब आसन करने। पिलाटेस, आजकल पिलाटेस का इतना वो है, सो दैट हैज अ वेरी गुड रोल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई टू आवर ऑर्गन एंड गेटिंग अ गुड, एक तरीके से आप सोचिए ना, आपको एक बढ़िया सा आप मेन्योर डाल रहे हो, खूब अच्छी हवा पानी दे रहे हो, तो अपने आप से बीज अच्छा बन के निकलेगा। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत सारे सवालों का जवाब एक ही सवाल में दे दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो आपने सारे मेंशन कर दिए हैं। अब एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाने सवाल ये भी है कि सप्लीमेंट्स कैसे फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, क्या कुछ कनेक्शन है? क्योंकि आजकल लोगों का सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, लोग जिम करते वक्त सप्लीमेंट्स लेते हैं, लोग बाकी अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो क्या फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है उससे? बहुत ज़्यादा। देखिए क्या होता है, जिम में जाके बॉडी बनानी है और टेस्टोस्टेरोन लेवल का और टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। अगर कोई कमजोर फील कर रहा होता है तो उसको भी हम टेस्टोस्टेरोन का शॉट लगाते हैं, उससे एनर्जी आ जाती है। मगर क्या है कि जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी स्पर्म बनाना बंद, मतलब एक तरीके आप जानते हैं, एक चीज स्पर्म से भी टेस्टी से निकलना है, अब हम ज्यादा दे रहे हैं, वो बंद कर दो भाई, इसको बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये एक ऑपोजिट साइकिल है। इसलिए फर्स्ट चीज जब हम कोई जिम क्लैड बंदा आता है ना, हमारे पास बोलते हैं तुम क्या ले रहे हो, इंजेक्शन लगवा रहे हो, पहले बंद करो, इसका इफेक्ट उतरने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत जिम वाले लड़के आते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, हम IVF के संग भी हमने बोला आप पहले बंद करोगे, पूरा टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट खत्म होगा, तब जाके आपकी बॉडी साइकिल नॉर्मल होगी, तब जाके हम उसका कुछ कर पाएंगे, तब टेस्टीज में स्पर्म बनने स्टार्ट होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सप्लीमेंट्स लें तो उसको स्पेसिफिकली जब आप बच्चा भी चाह रहे हो तो फिर अभी उस तरफ वाली सप्लीमेंट्स को हटा दीजिए और आप अपना रूटीन नेचुरल से बॉडी से एक्सरसाइज वगैरह से अपनी बॉडी को बनाइए। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक डॉक्टर ये पार्ट भी आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर हम अब बात करें, आप देखोगे तो 40s 50s में जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कंसीव कर ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। हर दिन हमें एक नई न्यूज़ सुनने में आती है कि इस एज पर इन्होंने कंसीव कर लिया। क्या ये नेचुरली होता है या कुछ अलग तरीके का कुछ ट्रीटमेंट वो लेते हैं जिसकी वजह से वो कंसीव कर लेते हैं उस एज पे भी जाके? देखिए, ह्यूमन इज़ ह्यूमन, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, चाहे क्रोनोलॉजिकली बायोलॉजिकल क्लॉक सबकी वही चल रही है। बिल्कुल। दो तरीके हैं, और मैं क्योंकि काफ़ी सेलिब्रिटीज मेरे पास आते हैं तो आई एम वेरी वेल अवेयर। एक है कि आपने अपने वक्त पे फ्रीज कर लिया है, एग्स फ्रीज करके रखे हैं आपने, स्पर्म्स फ्रीज करके रखे हैं, तो चलिए आपके 10-15 साल निकल गए। दूसरा है डोनर, तो सरोगेसी है, डोनर एग है, डोनर स्पर्म है, तो हर चीज़ का डोनर अवेलेबल है। तो आप, I will not say, but many of these celebrities have to take the help of IVF and related third party की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने को अलग मत समझिए। सेलिब्रिटीज़ जो कर रहे हैं, जो वो है, वो उनकी मजबूरी है, मॉडलिंग है, ये है, फिल्म लाइफ है, एक्टर्स हैं, इनकी एक अपनी मजबूरी होती है कि इनको अपना, बट नाउ दे आर ऑल्सो गेटिंग अवेयर। मेरे पास एक एक्टर आती है, वो मुझे बोली कि मैं इतनी फिट हूँ, मैं इतनी अच्छी, मेरा कैसे कुछ कम हो सकता है, मैं एक्सरसाइज भी इतना करती हूँ, खाती भी बहुत हेल्दी हूँ। बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं रोक सकते। तो मैंने उनको ये कहा कि आपने या तो फ्रीज कर लेते, आपको तो पता था कि आप अगले 10-12 साल नहीं कर सकते, व्हाई डिडंट यू फ्रीज? तो शी सेड आई एम नॉट अवेयर।
That's तो true. अभी क्या है, आज सब लोगों को एग फ्रीज करने स्पेसिफिकली, देखिए आदमी और औरत में इतना फर्क भगवान ने जरूर दिया है, उनकी तो बंद नहीं होती। आप सोचेंगे 60 70 80 साल के जो शेख होते हैं ना, वो भी बच्चा, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगी पर बंद नहीं होगी। उनकी ऑनगोइंग फैक्ट्री है, अनलाइक अ वुमेन। उसके पास बहुत विंडो है, लिमिटेड विंडो। उस विंडो के अंदर अगर उसने कर लिया तो कर लिया। हम मेनोपॉज के बाद सोचें, 42 43 के बाद सोचें, नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी एक लाइफ खत्म हो गई है। तो आपके पास वो 15 साल का ही एक विंडो होता है, उसी में आपको शादी करनी है, बच्चा करना है, एग्स फ्रीज करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते, और आज मैं आपके माध्यम ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी टू ऑल दी गर्ल्स एंड विमेन ऑल्सो हु आर हियरिंग, कि अगर आपको मजबूरी लग रही है, पार्टनर मिला नहीं है या पार्टनर मिल गया है पर आपकी अभी उसके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, तो आपकी वो विंडो नहीं रुकेगी, तो आप अपने एग्स फ्रीज करके रख लीजिए। आई एम नॉट सेइंग इट इज a 100% गारंटी एट ऑल, बट एटलीस्ट यू हैव सम इंश्योरेंस। तो कुछ आप अपने लिए एटलीस्ट सॉर्ट आउट करके रख सकते हैं कि जब वो वक्त आएगा, जब आप उससे निकलेंगे, तो तब आपके पास एक ये दौलत आपकी पड़ी हो। आई थिंक परफेक्टली सेड। एंड डॉक्टर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक चीज़ को प्रेजेंट किया है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं फर्टिलिटी के टाइम पर, या जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस मेल और फीमेल ड्यूरिंग कंसीविंग फील करते हैं, फेस करते हैं, आपने सारे इश्यूज एड्रेस कर दिए हैं। अब एट लास्ट हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है। मैं आपसे बस 2-4 क्वेश्चंस पूछूंगी जो मोस्टली लोग पूछते हैं। आपको बस 1 वर्ड या एक लाइन में आंसर करना है। सो सबसे पहला सवाल है कि बॉक्सर्स बेटर है या ब्रीफ्स स्पर्म हेल्थ के लिए? ब्रीफ्स। Yeah. Okay. Anytime briefs, not boxers. Okay. Second question is, क्या डेली इंटरकोर्स से स्पर्म काउंट कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक तरीके से आप अपना फैक्ट्री को रनिंग रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। थर्ड इज के स्मोकिंग करने से स्पर्म काउंट बहुत जल्दी ड्रॉप करता है और आप एक पॉइंट पे आके इनफर्टाइल भी हो सकते हो। Relatively yes. I would say yes. ठीक है। देन मेल फर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट फूड कौन सा है? सुपर फूड्स, आई थिंक बेस्ट फूड कहना ये नहीं, बट जैसे मैं बोलूँगी कि वीगन्स के लिए अलग है। नट्स, जैसे मैंने बात करी अखरोट, वॉलनट्स आर सुपर, जिंक है, ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, फिश खाने वालों के लिए साल्मन है। सो आई वुडंट से, बट या, एंड वेजिटेबल फ्रूट्स तो है ही। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, सबसे एक बैड हैबिट जो है वो फर्टिलिटी के लिए बैड हैबिट कौन सी हो सकती है? बैड हैबिट है, आई वुड से, as far as multiple sexual partners and not using any protection. Okay. Is the worst thing that you can do. Okay. To yourself and to the woman also. True. Also, डॉक्टर, क्या ज़्यादा स्पर्म लाइफस्टाइल चेंजेस से हम स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, 100% we can. क्या स्पर्म फ्रीजिंग 100% गारंटी देता है कि जो कपल है वो कंसीव कर लेगा? 100% गारंटी इस बात की है कि स्पर्म्स आपके वैसे के वैसे हैं, बट फर्टिलिटी की गारंटी तो खैर कोई नहीं दे सकता। ऑल्सो IVF में स्पर्म क्वालिटी मैटर करती है? बहुत ज़्यादा। इक्वल पार्टनर है मेल और फीमेल। अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट लो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और उससे हमारी एंडोक्राइनल, हमारा जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है वो इफेक्ट होता है। बिल्कुल हो सकता है। एट लास्ट डॉक्टर, क्या कोई एक गोल्डन एडवाइस आप हमारे जितने भी मेल ऑडियंस हैं उनको देना चाहेंगी? सिंस फादर्स डे का ओकेजन भी है, तो आपकी तरफ से क्या कोई ऐसी गोल्डन एडवाइस है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं कहूँगी, जो आप अपनी वाइफ के संग आइए, जब ट्रीटमेंट लेने आए, उसको अकेला मत भेजिए। नॉट फॉर मॉरल स्ट्रेंथ ओनली। प्लीज़ सीमेन एनालिसिस कराने से पहले कतराइए नहीं। जो होगा फेस करेंगे, पर आप क्योंकि उसको हज़ारों टेस्ट के लिए आप वो करते हैं, तो आई वुड जस्ट से प्लीज़ बी विद योर वाइफ, बिकॉज बच्चा इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ यू एंड योर वाइफ। तो आप उसको नॉट ओनली उनका साथ वैसे दें, पर ट्रीटमेंट के वक्त भी उनका उतना ही हाथ और साथ बटाइए। जैसे ये नहीं कि मम्मियों के संग भेज दिया, किसी और के संग भेज दिया। यू हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले।
थैंक यू सो मच डॉक्टर रीता। आई थिंक आज आपने हर एक सवाल का बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया है। सारे जितने भी मिथ्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स मेल और फीमेल एज अ कपल फेस करते हैं जब वो एक बच्चा प्लान करते हैं या जब उनको अपना लेगेसी आगे बढ़ाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने कवर की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेजर, थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।